नमस्कार दोस्तों, कारगिल क्लासेज में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो सीरीज चल रही है उसमें मैं हाजिर हूँ आपके सामने अनुसूचियाँ टॉपिक लेकर के। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद हैं। कई जगह पे हमें 25 भाग और अनुच्छेद 444, 465 ऐसे लिखे हुए देखते हैं। तो वर्तमान में देखिए, आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें ये पूछा गया हो कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और आंसर 25 हो, या भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों की संख्या ऑप्शन में 465 दे रखी हो। पेपर सेटर उसको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, लेकिन इनके क्लॉजेज बने हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 है, उसमें 6 क्लॉज हैं। अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), तो ऐसे यदि अपन काउंट करें तो इनकी संख्या 400 के ऊपर चली जाती है, 465 तक चली जाती है। तो ध्यान रखने की बात है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां हैं 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जिनकी संख्या वर्तमान में हो चुकी है 12। यानी कि जो 4 अनुसूचियां हैं ये भारतीय संविधान में किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। वो अपन आगे देखेंगे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई है। आइए अपन प्रारंभ करते हैं अनुसूचियों का टॉपिक। अनुसूची 1, इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में भारत का राज्य क्षेत्र कितना है, इस राज्य क्षेत्र में कितने तो राज्य आएंगे और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अपने देश में 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। 28 राज्य और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो चुकी है 9। दूसरी अनुसूची में अपन आते हैं। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन भत्तों के बारे में। वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, और ये वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेख है कि भारत के लिए 3 निधियाँ बनाई गई है। निधि का मतलब फंड, कोष बनाए गए हैं। 3 कोष हैं, 3 फंड हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि, और एक है लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। ये 3 फंड हैं। तो ये जो पदाधिकारी जिनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, इनको वेतन भत्ते मिलेंगे भारत की संचित निधि से। किन किन को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलते हैं, और इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। केंद्र की अपन बात करें, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी वेतन कहाँ से दिया जाता है? दूसरी अनुसूची के अनुसार। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे नहीं लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दंड न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और केग। ये तो बात हो गई केंद्र सरकार की। राज्यों की अपन बात करें तो राष्ट्रपति की तरह यहाँ पे कौन सा पद माना जाता है नहीं राष्ट्रपति की तरह, लेकिन है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल, विधानसभा हो या विधान परिषद, इनके सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और एक है हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं दूसरी अनुसूची के अनुसार। अब यहाँ पर कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है? जब क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी अनुसूची के अनुसार निम्न में से किसे वेतन प्राप्त होता है या किसे वेतन प्राप्त नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं?
अपन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? नहीं। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता शून्य होता है। यदि कभी पूछ ले एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है शून्य। उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इस बारे में संविधान मौन है। वेतन भत्ते किसके रूप में मिलते हैं? सभापति के रूप में। और जब वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जब राष्ट्रपति नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति के लिए भी काम करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए काम करेगा, जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो वेतन भत्ता लेगा राष्ट्रपति को मिलने वाला। तो उपराष्ट्रपति स्वयं के पद के रूप में कोई वेतन नहीं लेता है, ध्यान रखने की बात है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो शून्य होता है। फिर इसमें ऑप्शन हो सकता है संसद के सदस्य, कि सांसदों को वेतन मिलते हैं साहब, विधानसभा सदस्यों को वेतन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं दूसरी अनुसूची के अनुसार। लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, इनके पीठासीन अधिकारियों को वेतन मिलता है, न कि इनके सदस्यों को। ध्यान रखने की बात है, इनके सदस्यों को वेतन नहीं मिलता है, इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इन्हें वेतन दूसरी अनुसूची से मिलता है। न्यायाधीशों की अपन बात करें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है अपने यहाँ पर। न्यायाधीशों को वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलते हैं, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। और एक पद है केक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक पद होता है, जो अपन बोल सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर होता है, जो सरकारी लेखाओं की जांच करता है। अपन पढ़ेंगे आगे, अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है। तो इसके वेतन का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची में है। एक चीज और ऑप्शन दे दे, प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है दूसरी अनुसूची के अनुसार, मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है, नहीं मिलता है साहब। चलिए आगे, तीसरी अनुसूची है शपथ की। पहले वेतन लेंगे, बाद में बात करेंगे शपथ की, अपने पद की शपथ लेंगे, पहले वेतन की बात। तो ध्यान रखने की बात है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दूसरी अनुसूची यानी पहले वेतन की बात होती है, बाद में शपथ की बात होती है। तीसरी अनुसूची में किस किस के शपथ के बारे में बताया गया है, देखिए। अपन एक सीक्वेंस में याद करते हैं, पहले केंद्र सरकार को लेते हैं, केंद्र के मंत्री को लेते हैं सबसे पहले। अब केंद्र सरकार में मंत्री कौन बनता है? जो संसद का सदस्य होगा वो मंत्री बनेगा। अपन सभी बात जानते हैं, इस बात को नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है। तो एक तो वो शपथ लेगा जब मंत्री बनेगा, एक शपथ जब वो सदस्यता लेगा, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, तब वो शपथ लेते हैं। हाँ, सदस्य वो भी बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। सदस्यता लेगा तब वो शपथ लेगा। तो एक मंत्री के रूप में शपथ हो गई, मंत्री बनेगा, सदस्य होगा वो, तो सदस्य के रूप में शपथ। अब सदस्य कौन बनेगा? जो जब चुनाव होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो उसका उम्मीदवार होगा, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्यसभा के, तो उन चुनावों में भी शपथ लेते हैं। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले सांसद के रूप में, उम्मीदवार के रूप में शपथ ली, फिर वो जब सदस्य बन गया, चुनाव जीत करके चला गया, तब शपथ ली, फिर यदि वो मंत्री बन गया तब वो शपथ लेगा। तो 3 शपथ तो ये हो गई। ऐसे ही राज्यों में आइए, राज्य का मंत्री कौन बनेगा? एक तो मंत्री बनते ही शपथ लेगा। मंत्री बनेगा कौन? जो या तो एमएलए है या एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा का सदस्य है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो विधान परिषद का सदस्य है। और जब वो उम्मीदवार के रूप में शपथ लेगा, जब चुनाव लड़ेगा तो फॉर्म भरता है ना, तो फॉर्म भरते वक्त शपथ लेगा। तो ये 3 शपथ का उल्लेख, तो इधर 3 शपथ का उल्लेख ही है। तो केंद्र का मंत्री हो चाहे राज्य का मंत्री हो, दोनों शपथ लेंगे। जब वो सदस्य बनेंगे अपनी अपनी विधायिका के, तब वो शपथ लेंगे। जब सदस्य बनने के लिए चुनाव में भाग लेंगे तो उम्मीदवार के रूप में शपथ लेंगे। फिर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, दोनों शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची के अनुसार। केग, जो केग अपने पढ़ा था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, दूसरी अनुसूची में मैंने आपको बताया, वो भी शपथ लेता है तीसरी अनुसूची के अनुसार। अब देखिए कौन शपथ नहीं लेता है, किस किस की शपथ का उल्लेख, जो पद वहां देखे। राष्ट्रपति शपथ लेता है तीसरी अनुसूची के अनुसार, नहीं लेता है जी। राज्यपाल शपथ लेता है, नहीं लेता है। प्रधानमंत्री शपथ लेता है,
मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, देखो अपन देखते हैं कौन कौन शपथ लेता है, किस किस की शपथ का उल्लेख वहाँ पे है। ठीक है, तो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में ही है। अब आइए, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159। यानी इन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है बल्कि संविधान के अनुच्छेदों में है। आगे आइए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेते हैं, ये शपथ लेते हैं सदस्य के रूप में। ये चीज़ें जैसे जैसे अपन आगे इन पदों को पढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने को। फिर अपन आते हैं चौथी अनुसूची में। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वायरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करें, और जिनके नंबर है मेरे पास में वो मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके भी क्वेश्चन या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर वो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब देखिए चौथी अनुसूची में कहाँ कन्फ्यूजन होता है, कहाँ क्वेश्चन गलत होता है। जैसे आजकल क्वेश्चन आते हैं ना, कथन 1, कथन 2 को फिर ऑप्शन देता है वो कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, बड़ा मतलब बिल्कुल क्लोज मामला हो जाता है। यदि अपने को एग्जैक्ट नहीं याद है तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, कथन में लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसे दे देता है, चौथी अनुसूची में किया गया है, कथन दे दिया, या कथन दे दिया उसने कि संसद के सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची के अनुसार किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, न तो लोकसभा न संसद, यहाँ पे क्या है, राज्यसभा। केवल राज्यसभा की सीटों के बारे में जो विभाजन किया गया है, जो आवंटन किया गया है, वो चौथी अनुसूची के अनुसार किया गया है। किस तरीके से किया गया है, देखिए राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250। अब 250 में 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत हो सकते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जो समाज सेवा, कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र या विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष उन्होंने कुछ किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है इन क्षेत्रों में, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को, 12। कितने बच गए, 238, 238 सदस्य। 238 सदस्यों में यहाँ पे क्या लिखा गया है, सीटें कौन से सदन के लिए हैं, राज्यसभा के लिए। नाम से पता चल रहा है ये जो सभा है ये किसके लिए बनी है, राज्यों के लिए। यानी राज्यसभा में सदस्य केवल राज्यों से ही आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आएंगे। ये राज्यों संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है कि राज्यों के ही प्रतिनिधि आएंगे। अगर राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो विधानसभा सदस्य मतदान देंगे राज्यसभा सीटों के लिए, तो चांसेस होते हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएगा। जैसा अभी हाल ही में मनमोहन सिंह राजस्थान से निर्वाचित होकर के गए हैं राज्यसभा में, जबकि जब वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी या बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी के 10 सदस्य थे। यानी राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, तो राज्यसभा से सीटें हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लेकिन अपवाद स्वरूप 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक संविधान में संशोधन किया गया था 70वां, और उससे इनको प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में दिल्ली से तो 3 सीट हैं और पौंडीचेरी से 1 सीट है। कितनी सीटें हो गई, 4, यानी 234 सीटें शेष हो गई। अधिकतम 234 सीटें कहाँ से हो सकती हैं, राज्यों से हो सकती हैं। इस तरीके से आवंटन किया गया है। तो सबसे पहले अपने को मनोनीत सदस्य निकालने हैं। यदि एग्जैक्ट आपको याद करना है तो मनोनीत निकलते आपको ध्यान रखना है कि केवल केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व है, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो राज्यों से सीटें कितनी, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, 4 निकलते आपके पास में फिगर आ जाएगा 234 का। यानी ये सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, राज्यों से। फिर देखिए अब वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे 250 सीटें नहीं हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं यहाँ पर, वर्तमान में राज्यसभा में
243 सीटें हैं, 245 सीटें हैं, सॉरी। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 245 में वही फिगर, 12 सदस्य मनोनीत, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने शेष रह गए? 234 और 245 में 12 गए, 233, 229, 229 सीटें कहाँ से वर्तमान में? राज्यों से है। इस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया है। अधिकतम सीटें हैं राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश से आती है, क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर इनका आवंटन किया गया है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? यूपी में, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें भी कहाँ से होंगी? यूपी से। ठीक है, आइए आगे। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची बहुत कंफ्यूज करने वाली अनुसूचियाँ 5 और 6। यहाँ पे लिखा गया है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, जिनको अपन शॉर्ट में इस नाम से जानते हैं टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के बारे में बताया गया है 5वीं 6वीं अनुसूची में। नहीं जी साहब, ऐसा नहीं है, बल्कि 5वीं अनुसूची में न तो एससी के बारे में है न एसटी के बारे में है, बल्कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 6वीं अनुसूची भी सेम है, लेकिन 6वीं अनुसूची में अलग से प्रोविजन है 4 राज्यों के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। ठीक है, एटीएम बोल सकते हैं इनको, हालांकि शॉर्ट ट्रिक को मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, लेकिन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के बारे में उल्लेख 6वीं अनुसूची में नहीं है, और वहाँ पे परमानेंट ऑप्शन अब तक जो आया है वो है, जो आप भी बता दोगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो, चाहे पॉज करके एक बार दिमाग पे जोर डालना कि कौन सा आंसर ऑप्शन में हो सकता है। वो ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर ऐसा राज्य है जो यहाँ पे ऑप्शन में देता है, क्योंकि कन्फ्यूज वही करता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ध्यान रखने की बात है कि मणिपुर के बारे में जो उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों यानी टीएसपी प्रशासन के अलावा जिन भी राज्यों के बारे में उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में। जैसे राजस्थान राज्य की अपन बात करें तो राजस्थान राज्य का जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन आता है, जैसे उदयपुर का कुछ एरिया है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, तो ये जो एरियाज आते हैं टीएसपी में, इनका उल्लेख 5वीं अनुसूची में है, न कि 6वीं अनुसूची में। आइए आगे, अनुसूची 7। अनुसूची 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। कैसे विषयों का बंटवारा? देखिए, केंद्र में केंद्र सरकार है और राज्यों के लिए राज्य सरकारें बनाई गई है। संविधान में संघीय ढांचा बनाया गया है। अब इस संघीय ढांचे में क्या है कि कानून बनाने के लिए दोनों के पास में अपनी अपनी विधायिका है। केंद्र के पास जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसे अपन संसद के नाम से जानते हैं, और राज्यों में जो विधायिका है उसको राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं। अब इनको कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो कौन किस पर कानून बनाएगा, किन विषयों पर कानून बनाएगा? तो इनको कुछ टॉपिक दे दिए साहब कि ये टॉपिक है जिनके ऊपर कानून बनाएगा संसूची। वर्तमान में 100 विषय हैं इसमें। ये विषय है 61, इन पे कानून बनाएगा राज्य, और ये जो 52 विषय, इन पे कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर कोई समवर्ती सूची का ऐसा विषय है जिसपे केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो मान्य होएगा केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून। अब कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं, समय के साथ, समय के बदलाव के साथ में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो विवाद है कि इन पे कानून कौन बनाएगा। तो ऐसे विषय जो न तो इस संघ सूची के 100 विषयों में है, न राज्य सूची के 61 विषयों में, न समवर्ती सूची के 52 विषयों में। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आजकल जैसे शादी समारोह के अंदर अपन देखते हैं कि ड्रोन कैमराज हैं, या ड्रोन कैमरा का ही बात कर लो, तो ड्रोन कैमराज बाद में आए। अब इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि जब संविधान बना तब तो ड्रोन कैमरा थे नहीं, तो इनके ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए?
ये तो किसी की भी छानबीन कर लेंगे, किसी के भी घर के बाहर लगा दिया जाएगा इनको, तो इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो पहली बात कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख न संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, इनको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय। ये पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है और संविधान है, थोड़ी भाषा से क्लिष्ट है। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जब मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे करूं तो आप बोल लिया करें ताकि ये सब जुबान पे चढ़ जाएं और आपको याद होने लग जाएं। तो ऐसे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। अब अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जो पावर है, रेजिडुअल पावर जो है, वो किसके पास में है? केंद्र के पास में। यानी इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र इनके ऊपर कानून बनाएगा। फिर आगे इसने लिख रखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिए। ये पहले राज्य सूची में थे, फिर इनको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन इतना विस्तृत संविधान संशोधन है कि इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा 59 संविधान संशोधन किए गए थे और 53 अनुच्छेदों में संशोधन हुए थे। तो ये 5 विषय हैं: वन, वन्यजीव, नापतोल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था जो पहले राज्य सूची के विषय थे। आइए 8th अनुसूची में। 8th शेड्यूल है भाषाओं से संबंधित है, लेकिन कौन सी भाषाओं का उल्लेख है इसमें? इसमें परंपरागत या शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख है, जो भारत की स्वयं की परंपरागत भाषाएं, विदेशी भाषाएं इसमें शामिल नहीं। जैसे अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, वो इस अनुसूची में शामिल नहीं है। इस अनुसूची में जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है 22। ये जो 8 अनुसूचियां बाद में शामिल की गई हैं, जो 8 भाषाएं बाद में शामिल की गई है, इनके लिए 3 संविधान संशोधन किए गए। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 भाषा सिंधी को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई: बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 1 भाषा थी यहाँ पर सिंधी। इस प्रकार से वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखने की बात है, अंग्रेजी अनुसूची 8 में नहीं है, इसमें केवल शास्त्रीय परंपरागत भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ पे डिटेल दी गई है: सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नाइन्थ अनुसूची। 9th अनुसूची क्या है? देखिए, एक मसला चल रहा है भूमि अधिग्रहण का, आज भी बहुत चर्चा में रहता है कि जो ज़मीन है वो राज्य की संपत्ति है या व्यक्ति की संपत्ति है। और ये भारत का ही नहीं, ये दुनिया के हर देश का एक बहुत बड़ा मामला है और इसके ऊपर बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने भी अपने अपने मत रखे हैं कि संपत्ति वास्तव में व्यक्ति की स्वयं की है या राज्य की है, किसका अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जब जैसे बाड़मेर, जैसलमेर में जैसे ही रिसोर्सेज मिले, तेल गैस के भंडार मिले, तो वहाँ पर राज्य ने अधिकार जमा लिया। तो भूमि अधिग्रहण कानून बहुत बार विधेयक पारित नहीं हो पाया अपनी संसद में, बहुत बार प्रस्तुत किया जा चुका है। तो वर्तमान तो सबसे पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था वो भी भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित था। और पहला संविधान संशोधन ही जो 1951 में हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ये भी भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित था। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब इसमें ये बात कही गई कि इसमें जो भी विषय रख दिए जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब न्यायिक पुनः अवलोकन। नवी अनुसूची में भूमि अधिग्रहण का कोई भी कानून यदि संसद ने बना दिया और उस कानून को
इसमें शामिल कर लिया नवीं अनुसूची में, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर विधायिका ने, संसद ने कानून बना दिया कि जमीन राज्य की है, राज्य इतना मुआवजा देगा, तो उसको कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं ले जा सकता उस मामले को। लेकिन न्यायालय उसका पुनः अवलोकन कर सकता है, न्यायालय उसके ऊपर अपनी समीक्षा दे सकता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय में इस मामले को नहीं ले जा सकता है। कहने का मतलब है कि नवीं अनुसूची के विषय वाद योग्य नहीं है। वाद का मतलब है केस करने के योग्य नहीं है, लेकिन न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकता है, पुनः अवलोकन कर सकता है। अब इस अनुसूची का बहुत दुरुपयोग ये हुआ, संसद ने बहुत सारे कानून बनाए, नवीं अनुसूची में रख दिए, छोटे छोटे कानून बना करके नवीं अनुसूची में रख दिए। और नवीं अनुसूची में वर्तमान में 284 के लगभग विषय हैं जिनको इस अनुसूची में रख दिया गया। न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता उस मामले को। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण का मामला, आंध्र प्रदेश में निकलने वाली भर्तियों में केवल आंध्र प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के कैंडिडेट, वहाँ के प्रतियोगी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे विषय नवीं अनुसूची में रख दिए। अब इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। न्यायालय इसकी समीक्षा करता है और ये कहता रहता है कि ये गलत है, लेकिन केवल समीक्षा कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, वाद योग्य नहीं है। ये नवीं अनुसूची है। मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या 282 हो चुकी है, 284 के लगभग है। एक वाद आया था, कोयलो वाद 2007 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दिन था केशवानंद भारती का केस आया था और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया था न्यायालय ने अलग तरीके से कि विधायिका संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन संविधान के किसी भी मूल ढांचे के साथ में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती केस इसी दिन आया था, 24 अप्रैल 1973 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपका सचिन तेंदुलकर फेवरेट है तो सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन 24 अप्रैल 1973 को ही हुआ था। यही उसका बर्थ डेट है, जिस दिन वो इस धरती पर आया था। और भी आप याद रखो तो 24 अप्रैल का जो दिन है, ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 24 अप्रैल की डेट इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद वाद पर अपना निर्णय दिया था। इसमें संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी गई थी और ये माना गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है, इसे कम नहीं किया जा सकता है। आइए 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो उसके बाद में जो भी अनुसूची जोड़ी गई उसमें पहला पॉइंट अपने को याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई, जो हुआ था 1985 में। इस अनुसूची में क्या किया गया कि बहुत सारे जनता के प्रतिनिधि निर्वाचन जीतने के बाद में जैसे ही विधायिका में जाते अपना दल बदल लेते थे। कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ गए। तो उस दल बदल को रोकने के लिए ये अनुसूची आई और एक कानून बनाया गया। तो इस अनुसूची में ये दल बदल विरोधी प्रावधान है। कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता है। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक छूट दी गई है कि किसी भी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसे दल का विलय माना जाएगा। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय में बसपा के 6 कैंडिडेट कांग्रेस में आ गए थे, तो ये तो 1/1 हो गया। लेकिन 2/3 सदस्य भी यदि हों, 66% भी हों, तो भी दल बदल सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है। मनोनीत सदस्य जो होगा वो 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं। और एक आता है विहिप।
विहिप क्या होता है, दल ने यानी पार्टी ने जो भी निर्देश जारी कर दिए सदस्य को उसको मानना अनिवार्य होता है सदस्य के लिए। यदि वो नहीं मानता है तो इसे विहिप का उल्लंघन माना जाता है। विहिप के आधार पर हाल ही में आपको बताऊं, साल भर पहले वेंकैया नायडू जो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 2 सदस्य अनवर अली और शरद पवार की सदस्यता निरस्त कर दी थी विहिप के आधार पर कि उन्होंने अपने दल की बात को नहीं माना। तो यदि कोई सांसद विहिप का उल्लंघन करता है तो राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। अब दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार सदन के अध्यक्ष सभापति को है, यानी पीठासीन अधिकारी को है। यदि विधानसभा का मामला है तो विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद है तो सभापति, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा सभापति। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 91वां संविधान संशोधन, उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, वो अपन आगे देखेंगे। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। पहले अपन देखें ये कब जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए 1993 में। पंचायती राज संस्थाओं को कुछ विषय दिए गए जिन पर कानून बना सकती है। जैसे अपन ने 7वीं अनुसूची में देखे हैं, केंद्र कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है। ऐसे ही ग्राम सभा जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, वो भी अपने कानून बना सकती है। तो उनको कुछ विषय दिए गए। तो वर्तमान में इस अनुसूची में 29 विषय हैं। ध्यान रखने की बात है, अब 29 विषयों में से किस पर कानून बनाएगी ग्राम पंचायत, ये निर्णय करेगी राज्य की विधायिका। जैसे राजस्थान में अभी तक 23 विषय दिए गए हैं राजस्थान की विधानसभा के द्वारा जिनके ऊपर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है, जबकि संविधान में कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। राजस्थान में 23 विषय हो चुके हैं, यहाँ पे 22 लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 23 विषय हो चुके हैं। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। आइए 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची, अगर 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों के लिए है तो 12वीं अनुसूची नगर निकायों के लिए है। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। 18 विषय दिए गए हैं और शहरी निकायों को दिए गए हैं। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के लिए प्रावधान किया गया है यहाँ पर। यह है अनुसूचियों से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था की टॉपिक। एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो अपडेटेड वीडियो जैसे ही अपलोड किए जाएं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमियां बताइए ताकि इसमें हम और सुधार करें। अभी हम शुरुआती फेज़ पर हैं, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं हम बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फिर भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और हम टॉपिक टू टॉपिक जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक वीडियोज़ बना रहे हैं। आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे कि प्रॉब्लम ये होती है यूट्यूब पे, कहीं पर भी यूट्यूब पे अपने को एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोज़ नहीं मिलते हैं। फिर आपको इनकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो गार्गी क्लासेज के नाम से है, वो टेलीग्राम चैनल पे आप गार्गी क्लासेज को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हमारे पूरे वीडियोज़ और वहाँ इन वीडियोज़ की PDF आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक्स।